कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज एसी जनरेटर की बारी। जैसे कि मैंने बताया था 2 ही टॉपिक रह गए। आज एसी जनरेटर ख़त्म करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे एडी करंट्स और फिर चैप्टर ख़त्म। ठीक है, 2 ही टॉपिक रह गए। आज ले लेते हैं एसी जनरेटर। आप लोगों ने एसी जनरेटर के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा है। यस और नो? कैसे आ गए सर? कुछ स्किप कर दिया था, यहाँ तो किया भी होगा तो पता नहीं। ऐसा है कि एसी जनरेटर, एसी और डीसी 2 तरह के करंट होते हैं। करंट तो एक होता है डीसी करंट, दैट इज़ कॉल्ड ए डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है एसी करंट, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल करंट, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। याद है बैटरी कनेक्ट की थी, करंट फ्लो होता था हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अल्टरनेटिंग करंट, इन अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उस करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और वो करंट जनरेट करना है आज, और उस मशीन को बोला जाता है एसी जनरेटर। अब तक हम डीसी बैटरी का यूज़ करते थे, एसी का यूज़ किया था एक जगह पे, याद है? कहाँ पे किया था? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में एसी सोर्स कनेक्ट किया था, बाकी सब जगह हमने डीसी बैटरी कनेक्ट की। तो डीसी बैटरी जो होती है उसमें से करंट फ्लो होता है। डीसी बैटरी को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो डीसी हमें कहाँ से मिलता है? बैटरी में से, मतलब केमिकल में से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। पर एसी अल्टरनेटिंग करंट हम कैसे अल्टरनेटिंग करंट मिले, तो एसी को कैसे जनरेट किया जाए, वो आज पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है एसी जनरेटर। ये काफ़ी महंगा है क्योंकि इसमें केमिकल यूज़ होता है। एसी उतना महंगा नहीं है, इसीलिए हमें जो करंट मिल रहा होता है, आप लोग जनरली जो भी करंट, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, होम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो, वो कनेक्ट करते हो प्लग में, तो उसमें कौन सा करंट आ रहा होता है? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है, जो हमें एनर्जी का सोर्स है, वो कौन सा है? एसी सोर्स है। ठीक है, अब एसी करंट का क्रेडिट किसको जाए? क्रेडिट ऑफ एसी करंट, क्रेडिट ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट गोज टू निकोला टेस्ला। किसको जाता है ये क्रेडिट? निकोला टेस्ला। क्योंकि पहले यूज़ किया जाता है डीसी करंट। डीसी कहाँ से मिला हमें? डीसी के लिए क्रेडिट किसको जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन। एसी के लिए किसको जाता है? निकोला टेस्ला। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, it means if flux associated with coil changes, then what will happen? EMF will be induced, and if we have closed circuit, then current will flow, and if that current changes periodically, then that current is called AC current, alternating current.
सो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज करवाएंगे, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। एन एसी जनरेटर converts mechanical energy into electrical energy। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलने वाली? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। कोई केमिकल वगैरह यूज़ करने वाले नहीं है। तो एसी जनरेटर में जो करंट हमें मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है? मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, क्या क्या यूज़ होता है एसी जनरेटर। This is north pole of the magnet, this is south pole of the magnet, therefore magnetic field we will get from north to south। क्या इस तरह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी क्या? ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। व्हेन coil is kept in this uniform magnetic field, this type of coil is kept in uniform magnetic field, and these ends of the coil are in contact with slip rings। किसके साथ कांटेक्ट में? स्लिप रिंग्स। These are the slip rings, and these slip rings are in contact with carbon brushes। These are two slip rings, and these are carbon brushes। And here we are going to get induced EMF। At these two ends you can connect bulb or any load resistance so that the circuit will become close। यहाँ पे अगर इसको कनेक्ट कर दूँ मैं किसी रेजिस्टेंस के साथ तो सर्किट क्लोज हो जाएगी एंड द करंट विल फ्लो। इस ब्रश को नाम दे देते हैं B1, इसको नाम दे देते हैं B2। ठीक है, दिस इज कार्बन ब्रश B1, दिस इज कार्बन ब्रश B2, दिस इज coil। And this is the axle of the coil। So this is the
डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर का डायग्राम है। क्या अच्छा लग रहा है डायग्राम एसी जनरेटर? दिस coil is nothing but armature, and here you can see we have one planar coil which is kept in uniform magnetic field. किस में रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। अब वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है। दिस इज द प्लेनर कॉइल, देयरफॉर इट विल हैव सम एरिया एंड थ्रू दैट एरिया सम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू द area of this coil, at that time we can say that some flux is associated with this coil. कुछ flux है, and if we can change that flux, then some EMF will be induced between these two terminals, and current will flow through this load resistance or bulb. When current will flow through the bulb, then this bulb will glow. जब करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम है एसी जनरेटर का। ठीक, नाउ यू कैन सी दिस एंड्स ऑफ coils are connected with slip rings, and these slip rings are in contact with carbon brushes. These slip rings can slide over this carbon brushes. जैसे कोयल घूमेगी तो ये उसके ऊपर स्लाइड करेंगे। क्या ठीक? एंड हियर at these two terminals we are going to get induced EMF मिलने वाला है। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। अब क्या? Here flux associated with this coil is given by B vector dot A vector. फ्लक्स क्या बने? B vector dot A vector. If I remove dot, then this can be written as BA cos theta. BA cos theta. What is theta? Theta, that is the angle between magnetic field and area vector. Magnetic field and area vector. Initially, let me take theta is equal to 0 at time t is equal to 0. At t is equal to 0, suppose theta is equal to 0. क्या ले लेते हैं? थीटा 0 at t is equal to 0, theta that is 0. Now if we rotate this coil with constant angular speed omega, if we rotate coil with constant angular speed omega, then this theta is equal to omega t. If we rotate the coil with constant angular speed omega, then angle between this magnetic field and area vector will change. जैसे कोयल रोटेट होगी, मान लो कि ये कोयल अभी इस पोजीशन में, जैसे जैसे रोटेट होगी तो क्या कुछ एंगल से रोटेट कर रही है। मान लो कितना एंगल रोटेट कर गई? थीटा। कितना एंगल रोटेट कर गई? थीटा। कितने टाइम में? टी टाइम में। कितनी स्पीड से घूम रही? ओमेगा। देन वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओमेगा का फॉर्मूला हमें मालूम है, ओमेगा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या ठीक? सो दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जितना कोयल रोटेट करेगी उतना ही एरिया वेक्टर भी शिफ्ट होगा। मान लो कि एरिया वेक्टर यहाँ पे था, तो जैसे ही कोयल थीटा एंगल घूम रही है तो ये एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा। ये सुनो, क्या ठीक? पर पहले हमने कंडीशन क्या ली है? एट टाइम t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा दैट इज 0, इट मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दैट इज 0, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल का प्लेन कैसा होना चाहिए? इस तरह। अगर प्लेन इस तरह है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरफ रहेगा।
तो एरिया वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0। therefore phi is equal to b vector dot a vector at time t is equal to 0, theta is equal to 0. As time passes, then what will happen? This coil will rotate, and as this t increases, this angular displacement also increases like this. जैसे जैसे t बढ़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा. So theta is equal to omega t. Now as theta changes, as angle between b vector and a vector changes, then what will happen? This flux will change, and according to Faraday's law, change in flux is responsible for induced EMF. Yes or no? Change in flux will produce EMF, it will generate some EMF. तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, पर उसके लिए क्या होना चाहिए? फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है. इसीलिए मैंने प्रिंसिपल क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड as I told you, an AC जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये कोयल अपने आप तो घूमने वाली नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लगाना होगा हैंडल, इसके साथ कुछ लगा हुआ होगा हैंडल, और जैसे ही हैंडल को घुमाएंगे तो कोयल भी घूमेगी. तो वहाँ पे हम क्या स्पेंड कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी. एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कुछ EMF इंड्यूस होगा. क्या समझ में आया? दिस इज अ वर्किंग ऑफ AC जनरेटर. ये वर्किंग होगा, कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF. क्या ऑब्टेन करना चाहता हूँ? I want to obtain formula of induced EMF. Induced EMF का फॉर्मूला ऑब्टेन करूँ उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ लिख लेनी चाहिए. तो थोड़ा सा समय देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए. Now this is the flux associated with one turn of the coil. मान लो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है. कितने हैं कोयल के टर्न्स? n नंबर ऑफ टर्न्स. फॉर रोटेटिंग कोयल ऑफ n टर्न्स, टोटल इंड्यूस्ड फ्लक्स phi b, total flux associated with this coil is NBA cos omega t. क्या ठीक? For one turn of the coil, flux that is BA cos omega t, because theta that is omega t. So for n number of turns, flux that is NBA cos omega t. जैसे टाइम चेंज होगा वैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि कोयल रोटेट करने वाली है. Initially magnetic field and area vector both are in the same direction, but when coil rotates through angle 90 degree, then what will happen? Angle between B vector and A vector will be 90 degree. If this omega t, that is pi by 2, then flux phi b will be equal to 0. तो पहले क्या था? ओमेगा टी 0 था एट टाइम t इज इक्वल टू 0. तब फ्लक्स क्या था? बी ए कॉस 0 दैट इज 1. सो बी ए फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स एन बी ए. सो इनिशियली फ्लक्स दैट इज मैक्सिमम. एज कोयल रोटेट्स देन व्हाट विल हैपन? फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोयल विल चेंज. एज फ्लक्स चेंजेस देन व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू Faraday's law, induced EMF E is equal to minus d phi b by dt. Yes or no? Induced EMF E is equal to minus d phi b by dt. So minus d by dt as it is. Phi b that is NBA cos omega t. फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा. तो
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं वो चेंज होती जाएंगी। जब हमने कॉइल को ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, एट द टाइम व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विल पास। एज दिस कॉइल रोटेट्स देन व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल चेंज। जैसे कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो जितनी फील्ड लाइन्स उसमें से पास हो रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंजेस देन व्हाट विल हैपन, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल चेंज। As flux associated with this coil changes, then what will happen? Some EMF will be induced. कुछ EMF induce होगा. So this induced EMF E is equal to minus d by dt NBA cos omega t. What is N? Number of turns. वो तो टाइम के साथ चेंज होने वाला है नहीं है. This is the differentiation with respect to time. B मैग्नेटिक फील्ड, वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही नहीं है कि नहीं? जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो तो वही की वही है. So B that is constant. ए एरिया ऑफ द कॉइल दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। कोई कॉइल को हम श्रिंक तो कर रहे नहीं हैं या तो स्ट्रेच नहीं कर रहे, तो एरिया भी कांस्टेंट। एन बी ए, दिस थ्री क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, क्या ठीक? माइनस एन बी ए एज इट इज, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा? Differentiation of cos theta, that is minus sin theta. So this is minus sin omega t into, this is the differentiation with respect to time. तो टाइम के साथ क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा बाहर, माइनस माइनस प्लस, therefore induced EMF E is equal to NBA omega sin omega t. This is the formula of induced EMF. Total induced EMF is NBA omega sin omega t. Flux associated with the coil, that is NBA cos omega t. Induced EMF, that is NBA omega sin omega t. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये थीटा चेंज होगा, जैसे थीटा चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF चेंज होगा, क्या ठीक? Now here if I want maximum value of induced EMF, what I want? Maximum value of induced EMF. Then this N that is constant, B that is constant, A that is constant, and omega that is also constant, because if we rotate coil with constant angular speed omega, then this omega will be constant. तो N constant, B constant, A constant, omega constant, और मुझे चाहिए maximum induced EMF, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. When value of sin is maximum, at that time this induced EMF will be maximum. So here what is the maximum value of sin theta? That is 1. When value of sin theta is plus or minus 1, when sin theta is equal to plus or minus 1, at that time induced EMF is E naught is equal to NBA omega. Magnitude of induced EMF, that is NBA omega, when sin theta is plus or minus 1. This is the maximum value of induced EMF. ध्यान से देखो, जब sin की वैल्यू 1 ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा? NBA omega. Then this equation can be written as, therefore E is equal to E naught sin omega t. Induced EMF E is equal to E naught sin omega t. This is the formula of induced EMF. इतना EMF induce होगा. When we rotate this coil with constant angular speed omega, at the time induced EMF is E naught sin omega t, where E naught is NBA omega. क्या ठीक? समझ में आ गया? जल्दी से लिख लो, अभी थियरी ख़त्म हुई नहीं. तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला मिल चुका, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. तो ये ओमेगा जो है वो क्या होता है? 2πf, वेर f दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल.
तो एफ हो गई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. Substitute the value of omega in this equation. Then induced EMF E is equal to E naught sin 2 pi f t. Another formula of induced EMF in terms of frequency. So E is equal to E naught sin 2 pi f t. चलो अब मुझे चाहिए इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला चाहिए? आई वॉन्ट द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मान लो कि जो सर्किट हुई उसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर. तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? वी नो दैट इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. क्या ठीक? ई बाय आर. तो क्या बनेगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर. क्या ठीक? So this can be written as therefore I is equal to I naught sin omega t, because I naught is equal to E naught by R. This is the maximum value of induced EMF. This is the maximum value of induced current. So I is equal to I naught sin omega t. This is the formula of induced current. Current कुछ इतना induce होगा. Now from this equation we can say that the current changes periodically. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा क्या करंट भी चेंज होगा? Therefore this current is called AC current. समय के साथ करंट चेंज होगा और कभी कोई पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू के लिए करंट पॉजिटिव होगा और कोई पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू के लिए करंट नेगेटिव होगा. जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें पता चल जाएगा. ठीक. फ्रॉम अबव इक्वेशन it is clear that from our equation it is clear that current changes periodically. Because we know that sine and cosine, these are the periodic functions. So current changes periodically. Therefore this current is called AC current. Which type of current? AC current, alternating current. तो इस करंट को क्या नाम दिया? AC करंट. जो हम पहले DC बैटरी कनेक्ट करते थे इसमें कैसा करंट मिला था? यूनि डायरेक्शनल करंट. यहाँ पे कैसा करंट मिला? द करंट विच चेंजेस पीरियोडिकली. मतलब कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के साथ ये करंट चेंज होने वाला है. ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमें पता चल जाएगा. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड EMF versus time, then the graph will be. चलो इंड्यूस्ड EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कैसा ग्राफ मिलेगा? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t 0. तो t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो साइन 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा. चलो नेक्स्ट टाइम इंटरवल आई एम टेकिंग t/4. क्या ले रहे हैं? t/4. तो t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? t/4. तो t/4 सब्स्टिट्यूट करें ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 2π/t. यस और नो? चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन ओमेगा t मीन्स साइन 2π/t. 2πf होता है फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 टाइम पीरियड. So 2π/t into t/4, t will get cancelled. 2 into 2 4. So this is π/2. What is the value of sin π/2? 1. Sin 90 that is 1. तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. When value of sin that is 1, it means maximum value. At that time E is equal to E naught. तो हमें इंड्यूस EMF जो मिलेगा वो कुछ मैक्सिमम मिलेगा. क्या ठीक?
नाउ सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू टी बाई टू, क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, टी बाई टू, टी बाई टू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे टी बाई फोर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी बाई टू, टू टू विल गेट कैंसर, टी विल गेट कैंसर, तो क्या बचेगा साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू फिर से क्या आके खड़ी हो जाएगी, जीरो, है ना। तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, क्या ठीक। नेक्स्ट टाइम इंटरवल दैट इज 3t/4, क्या टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, 3t/4। चलो अब यहाँ पे क्या ले लो, 3t/4, तो मुझे बताओ क्या आएगा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या बने, -1, क्या बनेगा साइन 270 -1, -E0, क्या ठीक। इसका मतलब क्या हुआ -E0, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पूरी जो सर्किट कंसीडर की थी उसे हम सोर्स मान लेते हैं, AC सोर्स, एंड AC सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, जो AC को जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे आ गया लोड रेजिस्टेंस, क्या ठीक। मान लो ये ब्रश B1 ये B2, सपोज इनिशियली B1 इज एट हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू B2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, क्या ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस, क्या ठीक। पर जैसे ही टाइम चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। मान लो कुछ समय के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, दिस इज B1, दिस इज B2, इट मीन्स इन फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल 0 to t/2, 0 to t/2, B1 is positive in comparison to B2. In next half cycle t/2 to t, कौन सा टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, t/2 to टाइम पीरियड t. In next half cycle what will happen, polarity will change, B1 will be negative and B2 will be positive. It means B2 is at higher potential. Then what will happen, current will flow from B2 to B1. यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्या ठीक। तो चीज़ वो बन रही है कि पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, देयरफॉर दिस करंट इज कॉल्ड AC करंट, क्या बोलते हैं, AC करंट। एंड हियर दिस मशीन generates this AC current, therefore this machine is called AC generator. इस मशीन को क्या बोला जाता है, AC जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है, वो कैसा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है, वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, पोलैरिटी चेंज हो गई और कुछ भी नहीं। चलो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड दैट इज t, चलो t सब्स्टिट्यूट करो तो t कैंसिल, बचेगा क्या, साइन 2π, क्या बचेगा, साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू क्या बने, 0। दिस वे वी विल गेट द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। आगे ड्रॉ करना है तो आगे भी ग्राफ कंटिन्यू करेगा, बिकॉज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द फंक्शन ऑफ साइन, सो इट विल फॉलो सिन्यूसॉइडल कर्व। तो ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है, ठीक। करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, सिर्फ I0 की वैल्यू E0 से कम होगी, बिकॉज I0 इज E0 बाय रेजिस्टेंस। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा, I0 का ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक, थोड़ा सा वैल्यू कम मिलेगी EMF से। बट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ साइन, देयरफॉर वी विल गेट द सेम ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, कर्व कुछ ऐसा ही मिलेगा।
So now we can say that this current changes periodically, therefore this current is called AC current and this generator is called AC generator. तो कमर्शियल जनरेटर्स हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है? तो फर्स्ट, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट, सम हाइट, then what will happen? That potential energy of water is converted into mechanical energy. टरबाइन को घुमाया जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? The coil attached with the axis of turbine will rotate. जैसे ही coil rotate होगी तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा. So this way we can generate electricity and that generators are called hydroelectric generators. हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स. क्या ठीक? तो ये फर्स्ट मेथड हो गई. इन थर्मल जनरेटर्स हाउ कैन वी ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी? थर्मल जनरेटर्स में मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिले? इन दैट जनरली वाटर इज हीटेड यूजिंग कोल और सम अदर सोर्सेस and after that water is converted into steam. Steam at high pressure is used to rotate the coil and this way mechanical energy is converted into electrical energy. Therefore this type of generators are called thermal generators. Instead of this coal, if we use nuclear fuel, क्या यूज़ करें? न्यूक्लियर फ्यूल. then also using nuclear energy we can produce electrical energy. That type of generators are called nuclear power generators. Nuclear power generators. Nowadays we have generators which can generate 500 million watt power. Nowadays we have generators which can generate 500 million watt power. इतना पावर जनरेट कर सके. So using this power one can light up 5 million, that is 5 into 10 raised to 6 bulb of 100 watt. One can light up 5 into 10 raised to 6 bulb. 10 raised to 6 means million. So one can light up 5 million bulb of 100 watt using this type of generators. एक और चीज़, उसके बाद टॉपिक ख़त्म. फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, MCQ के लिए याद रखना. फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यहाँ पे मिला ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल. That is nothing but frequency of AC generator. Frequency of AC in India is 50 हर्ट्स. कितनी है इंडिया में फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्स. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन USA, ये हो गई इंडिया की बात. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन USA दैट इज 60 हर्ट्स. तो ये MCQ में पूछा जा सकता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स in India that is 50 hertz and frequency of AC in USA that is 60 hertz. कैसा लगा टॉपिक? मज़ेदार है? बढ़िया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अच्छे से लिख लीजिए पहले, ठीक है? पहले अच्छे से सब कुछ लिख लीजिए. लिख लिया अच्छे से? इम्पोर्टेंट टॉपिक था. अब मैंने आप लोगों को ये थियरी करवाई, आप लोगों को कितना पता चला वो भी चेक करना होगा. उसके लिए आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए. एक एग्जाम्पल तो बनता ही. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल 6.11 इन होमवर्क. एग्जाम्पल 6.11.
दैट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। सारे एग्जाम्पल हो गए, ये लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क में। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है तो छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6.11 जो आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी समय हो चुका, यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।